साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा और किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक एवं अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रखा है लाइव आने का, आपने पढ़ लिया होगा कि बैंक के जो कर्जदार हैं आखिर वो सबसे बड़े गरीब कैसे, जबकि व्यक्ति लाखों करोड़ों का कर्ज लेता है तो उसको तो अमीर होना चाहिए, लेकिन आखिर वह गरीब क्यों गरीब होता है? कर्ज लेने के बाद भी गरीब होता है। अगर कर्ज लेने के पहले वह कम गरीब है तो कर्ज लेने के बाद उससे बड़ा गरीब बन जाता है। यानी गरीबी बढ़ाने के होड़ का अगर दूसरा नाम दे तो वह है बैंक कर्ज। आज समझते हैं इसी टॉपिक को कि आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसके पीछे का रहस्य है, तो इसको समझना पड़ेगा। तो आपको काम ये शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। चर्चा को शुरुआत करते हैं। ज्यादा समय नहीं लेते आपका, क्योंकि समय अमूल्य है और समय की कद्र हमें और आपको करना चाहिए। कहते हैं कि एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि अपने ही जब फंसा लेते हैं मोहब्बत की जाल में, अपने ही फंसा लेते हैं जब मोहब्बत की जाल में, तो शेर भी फंस जाता है कुत्तों की चाल में। ठीक यही सभी कर्जदारों के साथ में होता है, और ये कड़वा सच है दुनियावी तौर पर और आर्थिक तौर पर। दरअसल होता क्या है कि जब आप किसी बैंक, एनबीएफसी या किसी फाइनेंस कंपनी में जब आप कर्ज लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपकी दिमाग की प्रोग्रामिंग होती है, जिसे माइंड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। आप लोग चौंक गए होंगे कि नया नया शब्द मिश्रा जी कहां से लाके रख देते हैं, क्या चीज कह देते हैं, बिना सिर पैर की बात कर देते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इसको समझने की आवश्यकता है कि आपका माइंड प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है जब आप किसी बैंक, एनबीएफसी या फाइनेंस कंपनी में कर्ज लेने जाते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जिस समय आप कर्ज लेने जाते हैं, मान लीजिए अगर आप कहें, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। एक नहीं दो देंगे, क्योंकि एक से तो आप एक सिंगल लाइन पे आप कहेंगे कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन दूसरा देने के बाद आप स्वीकार करेंगे कि हाँ यह बात सत्य है। मान लीजिए आपने एक बिजनेस का प्लान बनाया, सपना देखा कि मैं बैंक से बख्तावर खिलजी के द्वारा बनाए गए तमाम योजनाओं को देखते हुए आपने एक सपना संजोया कि मैं लोन लूंगा, कर्ज लूंगा बैंक से, और यह हमारा प्रोग्राम है, इस बिजनेस को मैं कार्रवाई करूंगा। सपोज कीजिए आपको डेली इनकम के सोर्स वाले बिजनेस का मैं हवाला देता हूं, और वो डेली इनकम में आप मान लीजिए कि आप एक अपने इलाके में फर्स्ट क्लास होटल बनाने के लिए सपना देखा कि हमारा खुद का होटल होगा, इसमें लोग आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, और पर डे का इनकम मेरा हजारों में होगा। आपने इस सपने को सजोया और इसकी रूपरेखा तैयार की, और आप बैंक में चले गए कर्ज लेने के लिए। बैंक या एनबीएफसी कंपनी में जब आप कर्ज लेने गए तो आपको वहां पर बैठा हुआ नुमाइंदा आपसे 2-3 सवाल करेगा, और उसी सवालों में आपके माइंड को वो कन्वर्ट कर देगा, प्रोग्रामिंग कर देगा। अब वो कैसे आपको समझना है। मान लीजिए मैनेजर ने, आप जैसे ही गए वहां पे, वहां बैठा कर्मचारी, चाहे मैनेजर है, एरिया मैनेजर, जो भी है, अलग अलग बैंकों में अलग अलग पदवी दी होती है, क्योंकि पदवी तो इनके पास ही होती है, इनको अपने पास से ही बना के टैग देना होता है। वो पूछेगा जी बताए, तो आप कहेंगे कि साहब मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है और उस प्रोजेक्ट के तहत मैं लोन लेना चाहता हूं। अब उस लोन के लिए वो पूछेगा हाँ आप अपना प्रोजेक्ट रखिए।
जब आप अपना प्रोजेक्ट रखेंगे तो वो दुनिया भर की नेगेटिव बातें आपके सामने रखेगा, क्योंकि उसको वही ट्रेनिंग मिली हुई है। अगर आपके होटल में, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके होटल में ग्राहक न आए तो इसका विकल्प आपके पास क्या है, आप ग्राहक को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्टिव करेंगे, आप किस तरीके का कुछ एक्स्ट्रा देंगे, तमाम सारी चीजें वो ऐसे ऐसी चीजें रखेगा कि आप उसके लिए कहेंगे जी इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस तरीके से है, और घुमा फिरा करके आप उससे ये कहेंगे ठीक है सर मैं अगली बार आता हूं, और वो कहेगा ठीक है सोचते हैं। यानी दोनों तरफ से बात बीच में रख दी जाती है। अब अगले मीटिंग में आप जब पहुंचेंगे तो वहां पे जो उसने पूछा हुआ है उसका आप हो सकता है अकाट्य लेके जाएं, लेकिन उसके पास उसके एडवांस का आगे रह जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने ये सारी चीजें तो कर लिया, आपके होटल का अच्छा रिप्रेशन भी है, लेकिन आपके होटल में कभी किसी तरीके का रेड पड़ गया, या आपके होटल में कोई वेटर वगैरह आपस में लड़ लिए, कोई मुकदमा हो गया, इस तरीके दुनिया भर की बातें वो नेगेटिविटी तैयार करेंगे, आप उसको भी कर लेंगे। फिर वो कहेगा ठीक है मैं आकर के आपका प्लान देखूंगा, वहां आएगा, घुमाएगा, फिराएगा, काफी सारी चीजें में आप लास्ट में आफ्टर आप जब आप एकदम तंग हो जाएंगे तब वो कहेगा ठीक है जी हम आपको इतना रुपए का कर्ज दे देंगे, इतने अमाउंट हम आपको देंगे। आप कहेंगे ठीक है जी। अब यहां आप फंस गए। फंसे कैसे? मान लीजिए आपका वो बजट 1 करोड़ का है और आपको घुमा फिरा के दौड़ा के सारी चीजें करके उसने कह दिया ठीक है जी हम 50 लाख रुपए देंगे। यानी आपका जो कर्ज है, जहां आपका 1 करोड़ का सिस्टम था, वहां बैंक ने आपको 50 लाख रुपए का फंडिंग का व्यवस्था के लिए यस कर दी और आपने उसको स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार करने के बाद यहीं से आपके बुरे दिन की शुरुआत हो, क्योंकि आपका जो बजट है वो 1 करोड़ का है और आप 50 लाख रुपए का फंड ले रहे हैं। उस 50 लाख रुपए को आप 1 करोड़ में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो आप अपने रिश्तेदार, मित्र, प्यारे, नियर डियर से आप कर्ज लेंगे और उस प्रोजेक्ट को खड़ा करेंगे। जब उस प्रोजेक्ट को खड़ा कर देंगे और ईश्वर ने चाहा आपका प्रोजेक्ट अच्छी तरह से सरवाइव कर गया, यानी मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से कामयाब हो गया, तब आपके पास आ गई चुनौतियां। वो चुनौती क्या है वो उसको आपको ध्यान से समझना है। वो चुनौती ये है कि जैसे ही आपका धंधा हाई लेवल पे चलना शुरू हुआ तो आपने जो आपके नियर डियर, मित्र, प्यारे, दोस्त, रिश्तेदार आपको कर्ज दिए वो आपके ऊपर हावी होना शुरू करेंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति कर्ज देगा वह आपसे जरूर मांगेगा, और जैसे ही वो मांगेगा तो आप उसको शुरू करोगे, कुछ दोगे, कुछ हो सकता है आप उसको बहाना बताएं, समय देंगे, क्योंकि आपके जहन में बस एक ही बात है कि यार बैंक वाला जो है इसको पहले निपटाएं, बैंक का हमारा सिविल खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और बदले में क्या होगा, जो आपके नियर डियर, मित्र, प्यारे, सज्जन से आपने जो लिया हुआ है उनका दबाव आप पर बढ़ता जाएगा। अब आपका कमाई का जो इनकम है वह कई जगह डाइवर्ट हो गया, और रिजल्ट क्या हुआ कि आपके पास अर्निंग स्रोत नामक चीज धीरे 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 जीरो पे आना शुरू। ठीक यही स्थिति होता है अगर आप मान लीजिए होम लोन लेने जाते हैं, तो होम लोन में भी यही चीजें होती हैं, क्योंकि वो कहेगा जी इतने का होम आप ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, आपका इनकम क्या है, तमाम तमाम सारी बातें करेगी, और आप किसी न किसी प्रकार से सोचोगे जितना मिल जाए उतना ही से। बैंक का एक्चुअली एक नियम ये है कि वो कम से कम फंडिंग में ज्यादा से ज्यादा की प्रॉपर्टी को कब्जे में करना चाहती है। यही आपकी माइंड प्रोग्रामिंग होता है। कम से कम फंडिंग, अगर आपका 1 करोड़ का मकान आप ले रहे हैं तो 25, 30, 50 लाख तक का ही फंडिंग बैंक देता है। हमने अब तक ये नहीं देखा कि बैंक कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का 1 करोड़ 10 लाख रुपए फंडिंग दे दिया। सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो इतना आपको दौड़ा करके पजल्स कर देता है, इतना आपको मजबूर कर देता है कि आप सोचते हैं कि चलो जो आ जा रहा है कुछ तो सहारा लग रहा है मुझे मेरे सपनों को पंख लगाने के लिए। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ये जो पंख लग रहा है ये कुछ दिन के लिए आर्टिफिशियल पंख है, और बाद में यही पंख
अगर निकल जाएगा तो आपकी स्थिति क्या होगी। और बैंक मैनेजर या जो बैंक कर्मचारी है वो आसानी से अपना पल्ला झाड़ लेता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ये तो आपको पहले ही सोचना था। रिजल्ट क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी बैंक कुर्क करके किसी दूसरे को औने पौने दाम में बेच करके आपको मरने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन अब यहां पे आपको एक चीज और बताते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि एवरी कॉइन्स हैव टू साइड, डिफरेंट साइड। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन सिक्का वही होता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति, अंबानी एंड ब्रदर्स हो जाए, अडानी एंड कंपनी हो जाए, ऐसे हजारों कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, कितनों का नाम ले। क्या आपने कभी देखा कि उनकी प्रॉपर्टी कुर्क हो गई और वो रोड पे आ गए? नहीं, उनके लोन माफ हो जाते हैं। माफ मतलब राइट ऑफ हो जाएगा, हेयर कट हो जाएगा, या फिर सरकार से मिली भक्ति करके उस लोन को, उस राशि को बैंक से हटा के यानी बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। और दूसरी बात ये कि जितना बड़ा लोन यानी जितना बड़ा कर्ज उतने बड़े रईस, उनकी रईसी में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अभी आपने देखा होगा अनिल अंबानी को पिछले वर्ष मीडिया ने उछाला कि दिवालिया हो गए, ये हो गए, वो हो गए, अनिल अंबानी के पास कुछ नहीं रहा, ऐसा रहा वैसा रहा। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया कि अनिल अंबानी के आवागमन, चाल चलन, उठ बैठ, यानी डेली की जो उनकी रूटीन का जो आना जाना, क्या उनके काफिले में कोई कमी हुई? उनकी सुरक्षा में कोई कमी हुई? उनके खर्च में कोई कमी हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पे लिया हुआ है कर्ज। उनका माइंड प्रोग्रामिंग अलग, उनका माइंड प्रोग्रामिंग ये है। ये बड़े उद्योगपति क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इनका 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, तो ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट कभी बैंक के सामने या सरकार के सामने नहीं रखते। अगर इनका 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो सरकार से मिली भगत करके ये कम से कम 500 करोड़ का प्रोजेक्ट रखते हैं। जब 500 करोड़ का प्रोजेक्ट रखेंगे तो इसमें मार्जिन मनी के नाम पे लगभग 100 से 125 करोड़ रुपए ये अपना इन्वेस्टमेंट दिखा देते हैं और 300 से 400 करोड़ रुपए ये सरकार से बड़े ही आसानी से ले लेते। हालांकि कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ये इनडायरेक्टली सरकार को फंडिंग भी करती हैं, जैसे इलेक्शन आदि में या पार्टी फंड में, इस तरीके से फंडिंग भी करती हैं और बड़ी आसानी से ये अपना पैसे ले लिए। क्योंकि हिंदुस्तान में करप्शन इस लेवल तक है कि एक झाड़ू लगाने वाले से लेकर के एक जज तक बिके हुए सौदे अलाउ करता है कि आपकी जेब में कितना पावर है, किस व्यक्ति की कितनी कीमत आप लगा सकते हैं। यह आपकी जेब पे डिपेंड करता है और आपकी वाकपटुता पर, आपकी पकड़ पर, आपकी पहुंच पर यह डिपेंड करता है। इसका जीता जाता उदाहरण अभी आप लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के जरिए प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसे ही अडानी, अंबानी, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप हैं सब इसी रास्ते पे चलते हैं। और होता क्या है, अब ये मान लीजिए कि 400 करोड़ रुपए ले लिए, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट तो 100 करोड़ का था, 500 करोड़ का इन्होंने प्रोजेक्ट सरकार के सामने रिप्रेजेंट किया और 400 करोड़ इन्होंने ले भी लिया। अब इस 400 करोड़ में से कुछ अंश मान लेते हैं हम 100 करोड़ चंदा वगैरह दे दिया, चंदा दो धंधा लो,
आप लोगों ने सुना होगा। तो भी इनके पास जो बैकअप में पैसे बचे, धन बचा, उसमें से 100 करोड़ तो इन्होंने आप लगा दिए उस प्रोजेक्ट में जो इनको चलाना था। मान लेते हैं इन्होंने 100 करोड़ रुपए सरकार या पार्टी को फंड, चंदा, इलेक्शन आदि में खर्चा कर दिए। 50 करोड़ रुपए इन्होंने उसका प्रोजेक्ट वगैरह का सब चीज करने का सीए वगैरह को लगा करके डॉक्यूमेंटेशन लगा दी। अब इनके पास बचा क्या? लगभग 150 करोड़ रुपए। अब वो 150 करोड़ रुपए तो इनकी इनकम हो गई। अब उस 150 करोड़ रुपए को विदाउट कर्ज किसी जगह तो इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है वो डॉलर में कन्वर्ट करें, हो सकता है वो जमीन खरीद करके छोड़ दें, और हो सकता है वो गोल्ड खरीद करके रख दें, क्योंकि उनका वो बैकअप रखना जरूरी है। अंततः गत्वा कुछ समय बाद ये क्या करेंगे कि जब इनको तो ये पता होता है कि हमारी फर्म जब 500 करोड़ रुपए का बताया गया है, यानी 5 गुना अधिक बताया गया है, और 100 करोड़ खर्च किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि 100 करोड़ रुपए वाला या 100 करोड़ फंड वाला धंधा 500 करोड़ के फंड को कभी मुकाबला नहीं कर पाएगा, यानी वो लॉस शुरू हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? पहले शेयर निकालेंगे मार्केट में, और उस शेयर को अप डाउन करेंगे, शेयर बाजार में ले जाएंगे, शेयर से लोगों को, पब्लिक का पैसा लेंगे, और कुछ समय तक सरकार और आम जन को इस शेयर के बहाने या शेयर मार्केट के बहाने लूटते रहेंगे कि आज इसका शेयर इतना हो गया, इसका शेयर डाउन आ गया, इसका शेयर अप हो गया। इस तरीके से एक नया फंडा ये खेलते हैं। और जब इनको पूर्ण रूपेण से उस अपने प्रोजेक्ट को दिवालिया या यूं कहें बंद करना हो, तब ये क्या करेंगे? शेयर को धड़ाम से नीचे गिराते हैं, और आम आदमी ये समझ जाता है कि अब ये कंपनी डूबी। यानी कंपनी को ये ही बनाते हैं और यही डुबोते हैं। अब जब इनकी कंपनी डूब गई तो आपके जैसे आपके घर पे रिकवरी एजेंट आ रहा है, ऐसे कभी इन लोगों के पास रिकवरी एजेंट नहीं जाता, क्योंकि इनके साथ में बड़े बड़े बाउंसर होते हैं, इनके साथ में पुलिस सिक्योरिटी होती है। कुछ बिजनेसमैन तो वैसे भी हैं जिनको Z+ तक की सुरक्षा सरकारों ने दिया हुआ, और कुछ तो वैसे भी हैं कि जिनकी सुरक्षा में सेना के लोग भी तैनात हैं। अब क्या होगा? जब ऐसे लोगों का प्रोजेक्ट डूबेगा तो वित्त मंत्रालय तक के पंखे खड़े हो जाते हैं, और संसद में भी इसकी चर्चा होती है। जब इसकी चर्चा होती है तो बड़े लोगों के बड़े सपने होते हैं और बड़े चोचले होते हैं। फिर जब वो कंपनी होती है तो उसको NCLT के जरिए नीलाम किया जाता है, और नीलाम करने के बाद कोई न कोई उसको खरीदता है। जो खरीदता है उसको सरकार फंड देती है डिविडेंड मनी के नाम। यानी आपकी जेब से कुछ लगा नहीं, सरकार ने कुछ किया नहीं, और वो 500 करोड़ का, जो 100 करोड़ की प्रोजेक्ट को 500 करोड़ रुपए आंका गया, वो प्रोजेक्ट पे दोबारा से 400-500 करोड़ रुपए का डिविडेंड के नाम पे पैसे लोन दे दिया जाता है। सॉरी, इस तरीके से खेल चलता है, और इसी खेल का रिजल्ट है कि बड़े उद्योगपति न कभी वो फांसी लगाते हैं, न वो कभी रोड पे आते हैं, और न ही कभी वो इस तरीके से डूबते हैं जैसे एक गरीब आम आदमी डूबता है। हकीकत ये है कि मध्यम वर्ग सपने देखना भी बंद कर चुका है, क्योंकि सपना वही व्यक्ति देखता है जिसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। आज मध्यम वर्ग को इस तरीके से दबाया गया, इस तरीके से कुचला गया, इस तरीके से दिग्भ्रमित किया गया कि उनके पास खुद की सुरक्षा के इंतजामात नहीं है।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप अपने आप स्वयं को सर्च करके देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा। क्योंकि हमें आपको दो तीन चीजों में भरमाया जाता है। सरकारें क्या करती हैं? सरकारें हर आदमी की, हर नागरिक की माइंड प्रोग्रामिंग सेट करती है, और बड़ा आसान सा तरीका है। वो आसान सा तरीका है एडवर्टाइजमेंट। मान लीजिए सरकार कोई योजना शुरू करती है, तो उस योजना को शुरू करने से पहले और शुरू करने के बाद लंबे समय तक उस योजना की मशहूरी आपको टीवी में, मोबाइल में, अखबार में, हर जगह आ रही, और अनगिनत ऐसे आते जाएगी कि आप उसको देखेंगे तो मतलब इंसान की एक प्रवृत्ति है कि जो चीज हम देखते हैं वही हम सोचते हैं। आप जो देखोगे वही सोचने के मजबूर हो जाओ। बार बार आपके पास जब एक ही चीज आएगा तो आप उस चीज को सोचने को मजबूर हो जाओ। और यही होता है उनका माइंड प्रोग्रामिंग सेट करने का पहला कंसेप्ट, यही होता है। दूसरा कंसेप्ट होता है उनका कि जैसे मान लीजिए सरकार ये चाहती है कि हमारे देश में गरीबों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, हमारा राज उतना अधिक समय तक चलेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आप, इतिहास गवाह है। अगर आप थोड़ा सा इतिहास की जानकारी रखते हैं तो आप इसको पढ़ना शुरू कीजिए, आपको अपने आप सारी चीजें निकल के सामने आती जाए। सरकार गरीब क्यों चाहती है? आपने ध्यान दिया होगा कि मोदी जी यानी बख्तावर खिलजी जी ने एक वक्तव्य कहा था कि आपदा में अवसर को तलाशना चाहिए। बिल्कुल सही कहा था, आपदा में अवसर को तलाशना। अब उस आपदा में अवसर क्या तलाशा गया? आपने तो कुछ नहीं तलाशा, हमने कुछ नहीं तलाशा, लेकिन सरकारों ने उस आपदा में तलाशा। अब क्या तलाशा मैं बता रहा हूं आपको। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले हमारे देश में, ध्यान रखें कि यह कोई जनगणना की आंकड़ा नहीं है, यह आंकड़ा कथित आंकड़ा कह सकते हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या, 140 करोड़ की जनसंख्या में सरकार ने क्या अवसर तलाशा? 80 करोड़ लोगों को बीपीएल, वैल्यू टू प्रॉपर्टी अंडरलाइन कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी आंकड़ा ही कह रहा है, उन्हीं का डाटा कह रहा है। आप निकाल लेना कहीं से भी, गूगल से निकाल लो, आप वेबसाइट से निकाल लो, आपको मिलेगा। अब जिस देश में 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करने को मजबूर कर दिया, तो सरकार अपना अवसर निकाल लिया। आपको बड़े चंद छोटे छोटे चीजों में उलझाया। सिलेंडर लेंगे आप तो सब्सिडी मिलेगी, बच्चे को सरकारी स्कूल में डालेंगे तो ये चीज मिलेगा, वजीफा, प्रोत्साहन राशि, किताब कॉपी, ये सारी चीजें। बिजली बिल मीटर लगवाओगे तो आपको इतने रुपए छूट मिलेगा। यानी छोटी छोटी चीजें। खाने के लिए आपको अनाज मिलेगा, वो भी 5 किलो पर यूनिट। इसके अतिरिक्त ऐसी तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी लालच में आप फंस जाते हैं, और आपका वही लालच बलि का बकरा बना देता है। अब होता क्या है कि जो व्यक्ति इस छोटे छोटे लालच में फंस गया, वह व्यक्ति कभी बड़े सपने देख ही नहीं पाए, क्योंकि उसकी मेंटालिटी बन गई कि हम गरीब हैं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो हमारा कार्ड कट जाएगा,
अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा। यानी वो छोटे से अपनी बचत के लिए बड़े सपने नहीं देखेगा, और वो बचत होती नहीं, होगी कहां से, क्योंकि आपके पास कोई है ही नहीं। और होगी कैसे? जब आप इस चीज से आगे निकलो। आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आप ये सोच के रखते हैं कि मैंने बैंकों से कर्ज लिया है और मैं चुका नहीं पा रहा हूं, तो आपको सबसे पहले अपनी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। असल में बैंक कर्ज एक डिजिटल, जी हां बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं, डिजिटल प्लान के तहत उलझाने वाला खेल है जिसे आप रुपया समझ रहे थे। हकीकत में रुपया आज है ही नहीं। हमारे देश में 2 रुपए से ऊपर किसी के पास रुपए ही नहीं। अगर 10% के पास 1 रुपए हो तो कह नहीं सकता, लेकिन 2 रुपए से ऊपर हमारे देश में किसी के पास है ही नहीं। है कि आपके हमारे जेब में जिसे हम रुपया समझे बैठे हैं, वह एक वचन पत्र मात्र है। और मजे की बात यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार, जैसे अभी अभी हाई कोर्ट के जस्टिस के पास जो आग लगी घर में, कह रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए मिले। आपको बताऊं, कुछ नहीं होगा। आज ये बात नोट करके रख ले, जस्टिस साहब का कुछ नहीं होने वाला है। 4 दिन हो हल्ला की होने के बाद जस्टिस साहब किसी और अदालत में बैठे मिलेंगे, मिलाड मिलाड सुनते और आर्डर आर्डर करते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रुपया है ही नहीं। वो क्या है? एक वचन पत्र है, ब्रिटेन का गारंटी पत्र है, और उस गारंटी पत्र का केस होता ही नहीं, कोई देता ही नहीं। हम क्या करते हैं, एक तबादला करते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं, भुगतान हम नहीं करते, कोई भी नहीं करता। 100 रुपए हम लेके गए, 100 रुपए का नोट दिया, वो वचन पत्र दिया, आपने चीनी चाय पत्ती जो भी लेना था लिए चले आए। आपने क्या दिया? उसको भी बदले में वादा दिया। ठीक ऐसे ही बैंक, आप जो वहां पे सिग्नेचर करते हैं, बैंक आपसे वादा लेता है और आपके वादे को वो भुगतान में लेता है। अब भुगतान कैसे लेता है? आपके श्रम से भुगतान लेता है, आपकी प्रॉपर्टी को सेल करके भुगतान लेता है, और बदले में आपको झूठा आश्वासन और वचन देता है, जिसका कोई आज तक बैंक वाले आपको डेटा नहीं देंगे कि भाई कौन से खाते से निकाल करके आपके खाते में पैसे डाले। क्योंकि लेन देन तो किया ना बैंक ने आपसे, तो किस खाते से निकाला होगा तभी तो आपको दिया होगा, छापा तो नहीं बैंक ने। तो ये एक डिजिटल ट्रांजैक्शन के तहत आपको उलझाया जाता है, और आप इस हद तक उलझ जाते हैं, आप अपने जीवन की लीला समाप्त कर देते हैं। आज का लाइव बस यहीं, मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। लाइव लंबा हो जाएगा, इसलिए आज बस इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।